पुलिस स्टेशन के बाहर सासू माँ शारदा और बहू अनामिका दोनों खड़ी थी। तभी वहाँ पे कांस्टेबल कृष्णा आते हैं। आइए, सब इंस्पेक्टर बुला रहे हैं। चलो बहू, सब इंस्पेक्टर सर हमें बुला रहे हैं। माँ जी, आपका बेटा और पिताजी दोनों नहीं आए। ऐसे में हम दोनों एसआई सर से कैसे बात करेंगे, आप ही बताइए। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, धनंजय ने हमारे साथ जो कुछ किया है, हम सब खुल के बताएंगे। पुलिस सबके साथ न्याय करते हैं। वो तो सही है माँ जी, पर पिताजी और आपके बेटे के बिना जाना ठीक नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पिताजी और आपके बेटे वो आखिरी बार के लिए धनंजय से बात भी तो करने गए हैं, है ना? हाँ बहू, वो तो गए हैं, पर क्या होगा? वहाँ धनंजय अगर अपनी सोच बदल ले और उसे एहसास हो जाए अपनी गलती का, तो हो सकता है कि उधार चुका दे। फिर हम सारे दोषियों को पुलिस के सामने ला सकते हैं ना। इस तरह सास बहू बातचीत कर ही रही थी, तभी कांस्टेबल धनंजय कहने लगा। क्या कहा? धनंजय के खिलाफ कंप्लेन लेके यहाँ आए हो? हाँ बाबू, फिर तो हमारे एसआई सर आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। चक्कर काट काट के भले ही चप्पल टूट जाए, पर आपको न्याय नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा। एक काम कीजिए, आप लोग वापस चले जाइए। ये क्या सर, अगर आप ऐसा कहेंगे तो हम फिर कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, पर यहाँ पर मत आओ। यहाँ पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी मत रहो, जाओ। इस तरह कहकर कांस्टेबल वहाँ से चला जाता है। उसी दौरान प्रसाद और रमेश गुस्से से रास्ते पे आते हैं और पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। ये क्या पिताजी, उसकी हिम्मत देखिए, कह दिया कि पुलिस को बताना है, बता दो। मतलब पुलिस हमें कोई मदद नहीं करेगी क्या? ऐसा मत सोचो, पुलिस जरूर करेगी। सत्य और न्याय के लिए ही तो पुलिस काम करती है। हम उसे दिखा देंगे कि हम क्या है, चलो। हाँ पिताजी, लेकिन ये धनंजय हमारे बनाए हुए घर पे कब्जा कैसे कर सकता है? बेटा, वो बहुत बड़ा गुंडा है, सभी लोग उससे बहुत डरते हैं। वो फ्लैट हमने खरीदा, हमारे नाम पे रजिस्ट्री भी है, पंडित जी को बुला के वास्तु भी कराया है। हमारे स्वाद अनुसार एक एक पैसे बचाकर ईंट पत्थर से उस घर को हमने बनाया है। हाँ पिताजी, बहुत ही कठिनाइयों से हमने उस घर को बनाया, और अगर उस घर को कोई छीनने की कोशिश भी की ना, तो हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। हाँ बेटा, चलो अब हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन के तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पुलिस स्टेशन में सास बहू बाहर खड़ी हुई थी। ये क्या है बहू, ये कांस्टेबल ऐसे क्यों बात कर रहा है? अब मुझे क्या पता माँ जी, जब तक पिताजी और रमेश यहाँ पे ना आ जाए, हमें यहीं रुकना होगा। फिर हम एसआई सर से बात करेंगे, तब तक कोई भी बुलाए हमें नहीं जाना है। वो ठीक है बहू, पर जब हम बात कर रहे थे तो कांस्टेबल धनंजय के बारे में इस तरह से क्यों कहा? माँ जी, आप भूल गए क्या पिताजी ने क्या कहा था कि धनंजय बहुत बड़ा गुंडा है, लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है, वो कुछ भी कर सकता है। पर ऐसे गुंडों से हमें बचाने के लिए पुलिस ही है ना। शारदा ऐसा कही रही थी, तब तक प्रसाद और रमेश वहाँ पर आ जाते हैं। आ गए, हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आखिर में हम उस धनंजय से बात करके ही आ रहे। शारदा, क्या कहा धनंजय ने पिताजी? क्या वो हमारा घर वापस कर देगा? नहीं बेटा, उसने कहा ये बात जाके जिसे बोलना है बोलो। फिर देर किस बात की पिताजी, चलिए हम सब अंदर जाके एसआई सर को पूरी बात खुल के बताते हैं। अनामिका के इस तरह से कहने पे चारों एसआई अरविंद के रूम में जाते हैं। वहाँ एसआई अरविंद फोन पे बात कर रहे थे। अभी अभी वो चारों आए हैं, 1 मिनट वक्त दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। उनकी ये बात सुनकर शारदा, रमेश, प्रसाद, अनामिका चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे अरे, आप बड़े मजाकिया है। ठीक है, उनसे बात करके गुड न्यूज मैं आपको भी सुनाता हूँ। इतना कहकर एसआई अरविंद फोन काट देते हैं और फिर उन्हें देखते हैं। हाँ, आप लोग आ गए हैं। आप लोगों के बारे में ही बात हो रही थी। जो कह रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना। यह धनंजय बहुत बड़ा गुंडा है। उसके नाम पर कई हत्याओं के मामले हैं। उसके लिए हत्या करना टमाटर काटने जितना आसान काम है। फिर भी उसने कहा है कि वो 5 लाख देगा। वो जो पैसे दे रहा है खुशी खुशी ले लो। इतना कहकर जब उनके तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि शारदा के पूरे परिवार बड़े गुस्से से उन्हें देख रहे हैं। अच्छा, मैं उनसे कहूँगा पैसे बढ़ा दे, 10 लाख कर दे। वो बात नहीं है सर, हमें लगा था यहाँ पे आने पे हमें न्याय मिलेगा, पर यहाँ आके तो देख रहे हैं कि आप उसी का सपोर्ट कर रहे हैं। सुनिए, जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा।
10 लाख रुपए लेकर अपनी जान बचाइए, नहीं तो आगे आपकी मर्जी। धनंजय के मामले में मैं आपको कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, जा सकते हैं। हमारी रक्षा करने वाले पुलिस ऐसी बात करे तो कैसे चलेगा? मैडम, पुलिस आपके भलाई के बारे में ही सोच रही है, जितना कहना था कह दिया, अब आप लोग जा सकते हैं। इस तरह से कहने पे प्रसाद और उसके परिवार बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। सर्दियों का मौसम था। रात के भोजन के बाद सभी लोग खुशी खुशी घर के बाहर कैंप फायर जलाते हैं। बच्चे हरीश, भाव्या, शारदा, प्रसाद सभी आकर वहाँ बैठते हैं। ऐसे होगा तो कैसे चलेगा जी? चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस घर से नहीं जाएंगे शारदा। वो कह ही रहे थे, तभी घर की खिड़कियों की टूटने की आवाज आती है। कांच टूट के नीचे गिरते हैं। बच्चे देखकर घबरा जाते हैं। शारदा और प्रसाद आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। परेशानी की हालत में अनामिका और रमेश भी वहाँ पर आते हैं। पत्थर फेंके जा रहे थे, कुछ बातें भी चल रही थी। तभी प्रसाद का फोन बज उठता है। मुझे पता था तुम ही हो, बताओ। उस घर को छोड़ दो, अभी तो पत्थर गिर रहे हैं। कल तुम्हारी पोती गायब हो जाएगी तो मुझे इल्जाम मत देना। परसों बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो मुझे मत कहना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जोर जोर से हंसते हुए धनंजय फोन काट देता है। प्रसाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी लोग उन्हें देखते हैं। मेरी बात सुनो, ये एक घर नहीं है, हम और भी घर बना सकते हैं, पर हम में से किसी को कुछ हो जाए ये मैं होने नहीं दे सकता। चलो अभी के अभी इस घर से चले जाते हैं। क्या हुआ जी? शारदा, मुझसे कुछ मत पूछो, अभी यहाँ से चलो। इस तरह कहने पर सास, बहू, रमेश, बच्चे सभी सर पे एक एक बैग ले लेते हैं, टोकरियां रख लेते हैं, घर से निकल के रास्ते से चलते हुए जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक बड़ा सा पाइप दिखता है। वहाँ जाके परिवार आश्रय लेता है। बाहर बर्फबारी हो रही थी। रमेश छतरी लेके लकड़ियाँ ढूंढने जाता है। माँ जी, आप और पिताजी कंबल ओढ़ लीजिए। पहले बच्चों को ओढ़ो बहू। वो कह ही रही थी, तब तक रमेश जलाओ लकड़ियाँ लेकर लौट आता है। अनामिका आग जलाती है। फिर शारदा, प्रसाद, रमेश सभी लोग आग के पास जाकर बैठते हैं। रमेश छतरी पकड़ा रहता है। अनामिका जाके बच्चों को सुलाती है और ये परिस्थिति देखकर आंखों से आंसू बहाने लगती है। वो रात बड़े ही मुश्किलों से निकलती है। फिर सुबह होती है। बच्चे नींद से उठते हैं। अनामिका जलाओ लकड़ी में ही खाना पकाती है। प्रसाद मुंह धोने के लिए नीम का दत्तून ले आते हैं। बच्चे, इससे मुंह धो लो, कहकर वो नीम का दत्तून उन्हें देते हैं। बच्चे मुंह धोने लगते हैं। रमेश 2 बाल्टी पानी भर के उनके पास ले आता है। सभी लोग उससे मुंह हाथ पैर धो लेते हैं। अनामिका खाना बना रही होती है। शारदा, मैं और बेटा जाके कोई घर ढूंढ आते हैं। हमारे पास बहुत कम पैसे हैं, उससे बस एक कमरा ही ढूंढिएगा। ठीक है शारदा, तुम लोग यहाँ पे ध्यान से रहना। इतना कहकर प्रसाद और रमेश वहाँ से चले जाते हैं। शारदा बच्चों के पास पाइप में बैठकर उनसे बातचीत करने लगती है। अनामिका उनके पास जलाओ लकड़ी लेकर आती है। अंधेरा होने ही वाला होता है कि रमेश और प्रसाद घर लौट आते हैं। बर्फबारी हो रही थी। शारदा और प्रसाद बच्चों के पास पाइप के अंदर बैठते हैं। अनामिका खाना बनाने लगती है। रमेश छतरी पकड़ के खड़ा रहता है ताकि अनामिका पे बर्फ ना गिरे। इस तरह वो रात भी निकल जाती है। अगले दिन प्रसाद और रमेश काम के लिए जाते हैं। बहू, चलो हम भी कुछ काम ढूंढते हैं। इतना कहकर बच्चों को साथ लेकर वो काम ढूंढने निकल जाती हैं। सड़क पे 10 साल की ऋषिता बेहोश होकर पड़ी हुई थी। उसे दौरा पड़ रहे थे। देखकर भागते हुए भव्या ऋषिता के पास जाती है। भव्या के पीछे पीछे अनामिका और शारदा भी ऋषिता के पास जाती है। माँ, ऋषिता मेरे स्कूल में ही पढ़ती है, उसे दौरा पड़ते हैं माँ। उसकी हालत देखकर अनामिका और शारदा ऋषिता को लेकर जल्दी से अस्पताल चली जाती है। धनंजय को पता चलते ही वो अस्पताल आता है। नर्स से बातें करता है। तब देखता है कि ऋषिता आंखें खोलकर उसे देख रही है। पिताजी, हमें किसी और के घर की क्या जरूरत है? अगर ये हमें नहीं बचाते तो आज मैं जिंदा नहीं होती। अभी वो कहाँ है बेटा? इतना कहकर वो बाहर निकल आता है। अनामिका और शारदा वहीं पे थी। उन्हें देखकर वो नमस्ते करता है। मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी बेटी जो बेहोश होकर सड़क पे पड़ी थी, उसे उठाकर आप लोग अस्पताल लेकर आए। आपने मेरी बेटी को बचाया और मैंने आप लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया। आप लोग वो घर ले लीजिए, हम उसे खाली कर देंगे। ये सुनकर शारदा और अनामिका बहुत खुश होती है। अपने पाइप वाले घर के पास लौट आती है।
रमेश और प्रसाद के घर लौटते ही वो पूरी बात बताती है। फिर बच्चों को साथ लेकर वो अपने घर पे लौट जाते हैं। तब से वो फिर से उसी घर में खुशी खुशी एक साथ जीवन गुजारने लगते हैं। मेन रोड में एक अच्छा सेंटर पॉइंट देखकर शारदा जैत्रा ब्यूटी पार्लर के नाम पे एक पार्लर शुरू करती है। हर दिन की तरह उस दिन भी वो सुबह के 10 बजे अपने स्कूटी से दुकान पे गई। दुकान बंद होने के कारण वो दुकान में काम करने वाली ममता को वहीं पे खड़े होकर फोन लगाती है। उस वक्त ममता ऑटो में थी। नमस्ते मैडम, आप दुकान आई हैं? नमस्ते ममता, हाँ अभी आई हूँ। मैं निकल चुकी हूँ मैडम, 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। देर हो गई है, वैसे कैसे आ रही हो तुम? ऑटो से आ रही हूँ मैडम, 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हें स्कूटी दूंगी, पर तुम तो सुनती नहीं, हमेशा आज्ञाकारी की तरह कहती हो नहीं चाहिए। अब ध्यान से आओ और देखते रहो ऑटो सही दिशा में आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है मैडम। इतना कहकर फोन रख देती है ममता। उधर ऑटो चलने लगता है और इधर शारदा अपने ब्यूटी पार्लर के सामने खड़ी होकर चारों तरफ देखने लगती है। वहाँ थोड़ी ही दूर पे अनामिका नाम की एक लड़की, जो कि बिल्कुल विवाह योग्य थी पर फटे कपड़ों में थी, हाथ में उसका एक पुराना बैग था और वो प्लास्टिक कागज उठा रही थी। उसे देखकर शारदा उसके तरफ जाने लगती है। कौन है ये लड़की जो रोज आती है, प्लास्टिक सामान उठाती है और लेकर यहाँ से चली जाती है? इस तरह सोचते हुए वो अनामिका को देख रही होती है। तभी अनामिका नीचे से कुछ कचरा सामान उठाकर वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। पास में ही एक वृद्धा महिला रोड पे बैठी हुई थी। शारदा की नजरें अनामिका पर ही थी। अनामिका उस बुजुर्ग महिला के पास जाती है, उसे उठाकर बैठाती है। अरे दादी, आपकी अभी उम्र है क्या काम करने की? हाथ पैर मेरे अभी भी चल रहे हैं, तो काम करना ही पड़ेगा। काम नहीं करूंगी तो मुझे 2 वक्त का खाना कौन देगा? बेटे के पास नहीं, पेड़ के नीचे रहती हूँ। ठीक है, चलिए दादी, मैं आपका ख्याल रखूंगी। नहीं बेटा, तुम किसी काम से जा रही थी ना। मैं पिछले 2 दिनों से खाना नहीं खाई हूँ, इसीलिए शायद बेहोश हो गई। क्या कहा? 2 दिनों से खाना नहीं खाया? हाय भगवान। इस तरह कहने पे वो जल्दी से अपने बैग से एक टिफिन बॉक्स निकाल के उस बुजुर्ग महिला को देती है। बुजुर्ग महिला डब्बा खोल के जल्दी जल्दी खाने लगती है। अनामिका एक पानी का बोतल लाके बुजुर्ग महिला को देती है। ये सब कुछ शारदा देख रही होती है। तभी एक ऑटो आके दुकान के सामने रुकती है। ऑटो से ममता उतर के ऑटो वाले को पैसे दे देती है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग ममता। वो देखो, वो कागज चुनने वाली खुद है, लेकिन उस लड़की का दिल कितना बड़ा है। इस तरह कहने पे ममता भी अनामिका को देखती है। मैं इस लड़की को जानती हूँ मैडम, इसका नाम अनामिका है। इसे कोई काम नहीं मिला, इसीलिए ये कागज प्लास्टिक चुनती है और उसी से अपने बुजुर्ग माँ पिताजी का वो देखभाल करती है। तुम कैसे जानती हो उसे? जानती हूँ मैडम, बहुत दिनों से उसे जानती हूँ। यहीं पे वो घूमती फिरती है और कागज चुनती है। सुना है कि उसके माँ पिताजी घर में बहुत बीमार पड़े हैं। जाओ तो उसे एक बार बुला के ले आओ। शारदा के इस तरह कहने पे अनामिका जो बुजुर्ग महिला के पास खड़ी थी, उसके पास ममता जाती है। अनामिका, कैसी हो? ठीक हूँ दीदी, पर आप यहाँ क्यों आई है? मेरी मैडम तुम्हें बुलाने के लिए कही, एक बार उनसे मिल लो। चलिए। इस तरह कहकर अनामिका ममता के साथ शारदा के पास जाती है। वो शारदा को देखकर सर झुका के नमस्ते कहती है। शारदा भी नमस्ते कहती है। तुम बहुत महान लड़की हो। काम नहीं मिलने के बावजूद बिना झिझक के तुम रास्ते से कागज चुन रही हो और अपने परिवार को देख रही हो। मैं तुम्हें अपने तरफ से कुछ मदद करना चाहती हूँ। इस तरह कहकर शारदा कुछ पैसे निकाल के अनामिका को देती है। इस तरह खाली हाथ पैसा लेना ठीक नहीं होगा मैडम। अगर आपके पास कुछ काम है तो बोलिए, मैं कर देती हूँ, फिर पैसे लूंगी। ये तो मुझे भी अच्छा लगा। ममता, दुकान खोलो जरा। शारदा के कहने पे ममता दुकान खोलती है। ठीक है अनामिका, जाके झाड़ू लगाओ और पोछा भी मार दो। इस तरह से कहने पर अनामिका जल्दी से अंदर जाती है, फिर अच्छे से झाड़ू लगाती है और उसे पोंछ भी देती है। अनामिका का काम देखकर शारदा और ममता बहुत संतुष्ट होती है। शारदा खुश होकर अनामिका को पैसे देती है और अनामिका भी खुशी खुशी ले लेती है। अपने माँ पिताजी का ख्याल रखना। इस उम्र में ऐसा सेवा भाव, तुम महान हो।
इस तरह कहकर अनामिका शारदा को नमस्ते करती है और वहाँ से चली जाती है। जब शारदा और ममता बातचीत कर ही रही थी तब वहाँ सुहासिनी आती है। बताइए मैडम। यहाँ ब्यूटिशियन कौन है? मैं ही हूँ, बैठिए। आप हैं? फिर मुझे नहीं चाहिए। मेरी उम्र देख के आप गलत मत समझिएगा। मैं सिर्फ बुजुर्ग दिखती हूँ, लेकिन मैं लेटेस्ट मेकअप कर सकती हूँ। आके करवाइए तो। सुहासिनी उसकी बातों पर भरोसा करके आके चेयर पे बैठ जाती है। बताइए क्या करवाना है? 1 घंटे के अंदर मेरी सगाई होने वाली है। समझ गई मैं, देखते रहिए बस। शारदा सुहासिनी का मेकअप करना शुरू करती है। उधर अमीर घर पे रमेश सोफे पे बैठकर कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी प्रसाद वहाँ आते हैं। ऑफिस नहीं जाकर यहाँ बैठे हो, क्या सोच रहे हो बेटा? शादी के बारे में सोच रहा हूँ। ऑफिस जाने से भी तो अब डर लगने लगा है। कोलीग्स, दोस्त शादी करके परेशान कर दिए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें क्या ऐसा जवाब दूं। ठीक है बेटा, आज तुम ऑफिस मत जाओ, हम दोनों सिनेमा देखने जाएंगे। इस तरह बातचीत के बाद प्रसाद और रमेश मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। उधर अनामिका पैसे लेकर अपने मिट्टी के घर में वापस आती है। घर पे आके देखती है अपने माँ पिताजी को, सुजाता और वीरू को, जिनके पैर नहीं थे तो व्हील चेयर पे बैठे हुए थे। अनामिका को देख माँ पिताजी भी बहुत खुश होते हैं। एक प्लेट में खाना लाके उन दोनों को खिलाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन शारदा के घर में, बेटा रमेश, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की देखी है, बिल्कुल साक्षात माँ लक्ष्मी। तुम शादी करोगे क्या? पहले उसे मुझे दिखाओ माँ, पसंद आई तो शादी करूँगा। मेरे दोस्त, कोलिग्स, सबकी पत्नियाँ बहुत खूबसूरत है। मैंने तुम्हारे लिए सुंदर पत्नी ही देखी है बेटा। शारदा, तुम अनामिका के बारे में कुछ कह रही थी ना? हाँ जी। रमेश और अनामिका की जोड़ी अच्छा ही रहेगा, दोनों अच्छे लगेंगे। ठीक है, मैं अनामिका से बात करती हूँ, एक दिन उसे देखने के लिए जाएंगे। प्रसाद और रमेश भी उसकी बातों पर तैयार हो जाते हैं। शारदा अपने ब्यूटी पार्लर में आती है। वो ममता से दुकान पे बात कर ही रही थी, तभी थोड़ी देर में अनामिका सड़क से गुजर रही होती है। ममता को भेजकर शारदा अनामिका को अपने दुकान में बुलाती है। शारदा अपने बेटी की शादी अनामिका से करवाना चाहती है, इस बारे में उसे बताती है। सुन के अनामिका आश्चर्य हो जाती है। फिर अनामिका शारदा से कहने लगती है, मैडम, अगर मेरी शादी हो गई फिर तो मेरे माँ पिताजी अनाथ हो जाएंगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी अनामिका, भरोसा रखो। इतना कहकर अनामिका को स्कूटी पे बैठाकर वो अपने अमीर घर में उसे ले आती है। वहाँ अनामिका को काले फटे हुए कपड़ों में देखकर रमेश का मानो कि चेहरा ही बन जाता है। शारदा ये बात गौर करती है। वो अनामिका को लेकर अंदर चली जाती है। हॉल में बैठकर प्रसाद रमेश को समझाने की कोशिश करने लगते हैं। उधर कमरे के अंदर शारदा अनामिका का अच्छे से मेकअप कर देती है और एक अच्छे से लहंगा पहना के उसे रेडी कर देती है। ये सब क्या है मैडम? चलो अनामिका। फिर शारदा अनामिका को साथ लेकर हॉल में जाती है। अनामिका देखने में बिल्कुल साक्षात माँ लक्ष्मी लग रही थी। रमेश उसे देखकर आश्चर्य हो जाता है, उसे देखता ही रह जाता है। माँ, मुझे अनामिका बहुत पसंद है। ये सब मेकअप है बेटा, पर अनामिका जब घर पे होती है ये सब वो कुछ नहीं लगाती है। पर मुझे वो काली अनामिका पसंद नहीं माँ। अब ये सब बात यहाँ मत करो, हम अभी उसके घर जा रहे हैं। उसके परिवार को देखने के बाद तुम ये सारी बातें कहना। अभी चलो, चलो बेटा। इतना कहकर फटे जुड़े कपड़े साथ में लेकर वो कार में बैठकर अनामिका के घर में जाते हैं। क्योंकि सुजाता वीरू के पैर नहीं थे, वो व्हील चेयर पे बैठे बैठे सबको देखकर नमस्ते कहते हैं। रमेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेटा रमेश, यही अनामिका की जिंदगी है। उसके माता पिता के पैर नहीं है और वो एकमात्र बेटी है। उसी के साथ साथ व्हील चेयर पे बैठे वीरू व्हील चेयर को धकेलते हुए रमेश के पास आकर उसके हाथ पकड़ लेते हैं। बेटा, हमारी बेटी ने हमारे लिए बहुत कुछ त्याग किया है, सबसे ज्यादा अपनी खुशी। आप मेरी बेटी को अपना लो, शादी कर लो बेटा। इतना कहकर वो रोने लगते हैं। हाँ बेटा, हम चले जाएंगे, हमारी बेटी से शादी कर लो। एक माँ की तरह और एक आदमी की तरह वो सेवा करती है। इतना कहकर सुजाता रोने लगती है। ये देखकर अनामिका की आंखें भर आते हैं। प्रसाद और शारदा भी दुखी हो जाते हैं। बेटा रमेश,
कोई खूबसूरत लड़की इस उम्र की क्या अपने माता पिता की इतनी देखभाल करती है? कोई लड़की इतनी जिम्मेदारी उठाती है क्या? पर अनामिका ये सब करती है। बेटी अगर अपनी माँ के लिए करे तो कोई बात नहीं, पर अपने पिता के लिए भी कर रही है ये। जब मैं अपने पिताजी का देखभाल करती हूँ तो वो बिल्कुल 5 साल के बच्चे की तरह लगते हैं। इस तरह कहकर अनामिका रोने लगती है। बस उसकी एक बात सुनकर रमेश बदल जाता है। उसे एहसास होता है कल अगर उसके माता पिता भी बुजुर्ग हो गए तो वो सेवा करने से पीछे नहीं हटेगी। ये सोचकर उसने कहा, सुंदरता मन में होना चाहिए, शरीर में नहीं। माँ, मैं अनामिका से शादी करना चाहता हूँ। हम सब एक ही घर में एक साथ रहेंगे। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर शुभ मुहूर्त देखकर अनामिका और रमेश की शादी करा दी जाती है। तब से अनामिका पूरे घर को अच्छे से संभालने लगती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।